Disturbing and bizarre real cases, आइसबर्ग। ये आइसबर्ग बिजार और डिस्टर्बिंग रियल केसेस को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें रियल क्राइम, अनसॉल्व मिस्ट्रीज, हिस्टोरिकल इवेंट और प्रूवन कॉन्स्पिरेसीज शामिल है। सरफेस पर वो केसेस हैं जो लाइट माने जाते हैं, मतलब फेमस, वाइडली डिस्कस और पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे जैसे आइसबर्ग नीचे जाता है, केस और ज्यादा ऑब्स्क्योर और ब्रूटल, डीपली अनकंफर्टेबल हो जाता है। इंटेंसिटी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। ऊपर के टियर क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री पर फोकस करते हैं, जबकि सबसे नीचे के लोअर रो ह्यूमन एथिकल क्राइम्स और ऐसे एक्ट्स दिखाते हैं जो दिमाग को खराब करने के लिए काफी है। इसे 5 टियर में डिवाइड किया गया है। क्लैरिटी के लिए हर टियर में की एग्जाम्पल और शॉर्ट ओवरव्यू के साथ। नोट, सब डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स पर बेस्ड हैं। आइसबर्ग डिस्टर्बिंग और बिजार केसेस को कवर करता है। व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड। इस वीडियो को बस मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया है, तो अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो अभी वो इस वीडियो को छोड़ दे। टियर 1 द सरफेस, फेमस लाइटेस्ट मिस्ट्रीज। AI प्रोफाइल केसेस हैं जो मूवीज, बुक, एंडलेस डिबेट का सोर्स बन चुके हैं। डिस्टर्बिंग है, पर मीडिया एक्सप्लोर के कारण लोग इन्हें इजी डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैक द रीपर, 1888, लंदन के वाइट चैपल एरिया में, जो बहुत ही ज्यादा गरीब और गंदा इलाका माना जाता था, एक अननोन सीरियल किलर वहां पे 5 औरतों का ब्रूटली मर्डर करता है। उनके बॉडीज को म्यूटिलेट किया जाता है। इन विक्टिम्स को कैनोनिकल 5 का नाम दिया जाता है। किलर ने उनका गला चीरा, पेट चीर कर ऑर्गन निकाले। कुछ केसेस में उसने बिल्कुल सर्जिकल प्रिसीजन दिखाई, जिसे डॉक्टर का नाम दिया गया। ऐसा लगता था कि ये कोई डॉक्टर का काम है। किलर ने पुलिस और न्यूज़पेपर को टॉन्टिंग लेटर भेजे। एक में लिखा उसने, दिस लेटर इज फ्रॉम हेल, और उसके अंदर एक ह्यूमन किडनी का आधा पार्ट था। इसी वजह से उसका नाम पड़ा जैक द रीपर। पुलिस ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें 100 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, जिनमें डॉक्टर, बूचर और रॉयल फैमिलीज के भी कुछ मेंबर्स थे, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला और ये केस अनसॉल्व्ड रह गया। ज़ोडिएक किलर, 1960s से लेकर 1970s कैलिफोर्निया में ये किलर सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का था। पुलिस के हिसाब से उसने 5 मर्डर्स किए, लेकिन उसने अपने लेटर्स में 37 क्लेम्स किए कि उसने 37 लोगों का मर्डर किया है। अटैक्स मोस्टली यंग कपल्स पे होता था। लेन पर खड़ी कारों में बैठे लोगों को वो शूट करता था या फिर चाकू से उन्हें स्टैब करके मार देता था। इस इंसिडेंट में 2 विक्टिम सरवाइव किए। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो क्रिप्टिक लेटर्स और चिपर्स जो वो न्यूज़पेपर को भेजता था, पुलिस को चैलेंज करता था और बोलता था अगर वो लेटर पब्लिक नहीं हुए तो वो और ज्यादा लोगों को मारेगा। एक चैप्टर सॉल्व हुआ जिसमें वो अपनी साइकोलॉजी को और किलिंग्स को काफी ज्यादा डिस्क्राइब करता है एंजॉयमेंट वे में। बाकी ये केस भी अनसॉल्व ही है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, FBI भी इन्वॉल्व हुई, पर ये केस अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया। डाइटॉल पास इंसिडेंट, 1959 रशिया। फेब में सोवियत यूनियन के यूरियल माउंटेन्स में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर लोगों डाइटॉल का ग्रुप मिस्टीरियस डेथ का शिकार हुआ। वो इसकी एक्सपीडिशन पे थे। रात में अपने टेंट के अंदर से काट कर बाहर भाग गए, बिना प्रॉपर क्लोथ्स के, बिना शूज के। -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉडीज अलग अलग जगह मिली। कुछ हाइपोथर्मिया के शिकार हुए, कुछ की मौत इंजरीज से हुई, जैसे क्रश्ड स्कल, क्रश्ड चेस्ट, लेकिन एक्सटर्नल वुंड्स नहीं। एक लड़की जिसका टंग और आईज मिसिंग था। क्लोथिंग पे थोड़ी रेडिएशन भी मिली। सोवियत इन्वेस्टिगेशन ने जल्दी इस केस को बंद कर दिया और लिखा अननोन कंपेलिंग फोर्स। थ्योरी बहुत सारी बनी है, जैसे एवलांच, सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट, येती, UFO, इवन KGB इन्वॉल्वमेंट। लेटेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से तो इसे नाम दिया स्लैब एवलांच का, पर ये केस भी अनसॉल्व ही है। Tier 2 Shallow Depth, gruesome but familiar. Graphic detail starts. यहाँ कैनिबलिज्म, सर्वाइवल हॉरर से ज्यादा फिजिकल ब्रूटल शुरू होता है। लोग केस जानते हैं पर डिटेल डिस्टर्ब करने लगती है। डोनर पार्टी, 1846 to 1847, साइरा, नेवादा। 1846 में एक ग्रुप ऑफ 87 अमेरिकन पियोनियर
डॉनर फैमिली और उसके साथ वेलोन के वैगॉन कैलिफोर्निया जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने शॉर्टकट लिया था जो हेस्टिंग कट ऑफ कहलाता था, लेकिन ये रूट डिस्ट्रेस था। ग्रेट साल्ट लेक डेजर्ट में स्टक हो गए जब वो सीरिया नवादा माउंटेन्स क्रॉस कर रहे थे। अर्ली और हैवी स्नोफॉल ने उनका कंप्लीटली ट्रैप कर लिया। विंटर बहुत ब्रूटल थी, फूड खत्म हो गया था। लोगों ने लेदर शूज, रग्स, इवन ग्लूज जैसे चीज खाना शुरू कर दिया। जब रेस्क्यू नहीं आई, डिप्रेशन में कुछ लोगों ने डेड बॉडीज के फ्लैश खाना शुरू किए, पहले जो नेचुरली मरे। फिर एलिगेशन ये भी लगे कि कुछ लोगों को इंटेंशनली मारा गया ताकि वो उन्हें खा पाए खुद जिंदा रहने के लिए। टोटल 87 में 45 लोग ही सरवाइव कर पाए उस चीज को। सर्वाइवर में कुछ लोगों ने ओपनली एडमिट किया कि उन्होंने इंसानों को खाया खुद जिंदा रहने के लिए। ये इंसिडेंट अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डार्क चैप्टर है। एडजन 1950s। एडवर्ड थियोडोर जेन एक क्वाइट फार्मर था प्लेन फील्ड में विस्कॉन्सिन में, लेकिन उसकी रियलिटी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थी। 1957 में पुलिस ने उसके घर को सर्च किया तो पता चला कि उसने ग्रेव्स से डेड बॉडीज, मोस्टली विमेन की डेड बॉडीज को डिग किया, उन्हें बाहर निकाला और उसकी स्किन को निकाल कर उससे काफी अलग अलग चीजें बनाई, जैसे लैम्प शेड, चेयर कवर, मास्क, इवन एक फुल वुमन स्कर्ट तक, ताकि वो अपने डेड मर्डर की तरह फील कर सके। उसको सीवियर मर्डर फिक्सेशन था। उस पे कंफर्म्ड टू मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं। फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसे मेंटली अनफिट डिक्लेयर किया गया और उसे असाइलम में भेजा गया। वहां पे 1984 में उसकी डेथ हो जाती है। जेन ने डायरेक्टली काफी कम मर्डर किए, लेकिन उसकी ग्रूसम ट्रॉफीज ने पॉप कल्चर को काफी ज्यादा इंस्पायर किया, जैसे साइको, नॉर्मन बैट्स, द टेक्सास चेनसो मिस्केयर, लेदरफेस एंड साइलेंस ऑफ लैम्स, बफेलो बिल, ये सब उसी से इन्फ्लुएंस थे। वो रियल लाइफ घोल के नाम से फेमस हुआ। टियर 3 मिड डेप्थ्स। ये केस कम मेनस्ट्रीम है। डिसअपीयरेंस, फोर्स्ड क्राइम एंड अनएक्सप्लेन्ड एलिमेंट्स अनईजीनेस बिल्ड करते हैं, जैसे ब्रायन वेल्स डेथ 2003 पेंसिल्वेनिया। 28 अगस्त 2003 को एरिक, पेंसिल्वेनिया में पिज्जा डिलीवरी बॉय ब्रायन वेल्स एक नॉर्मल डिलीवरी पे गया। वहाँ कुछ लोगों ने उसके गले में होममेड बॉम्ब कॉलर लगा दिया, एक नोट दिया जिसमें इंस्ट्रक्शंस थे बैंक रॉबरी करने के लिए, और बोला कि अगर टाइम पे स्कैवेंजर हंट कंप्लीट नहीं किया तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ब्रायन ने बैंक रॉब किया। उसने $8,702 लिए वहाँ से, पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वो बैठा टीवी कैमरास के सामने बोल रहा था कि उसे वो लोग मार देंगे, और 25 मिनट्स के बाद लाइव टीवी पर ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। पहले लग रहा था ब्रायन विक्टिम है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो शायद प्लान में इन्वॉल्व था। मास्टरमाइंड थे एक मेंटली अनस्टेबल वुमन और बिल। उसका प्लान था एक रिच पर्सन को किल करके इनहेरिटेंस लेना। ब्रायन को वो पॉन बनाई, मार्जरी और दूसरे कंस्पेक्टर्स को लाइफ सेंटेंस मिली। ये केस इतना ज्यादा क्रूशम था कि इस पे नेटफ्लिक्स ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम है एविल जीनियस, जो 2018 में आई थी। गोल्डन गेट ब्रिज सुसाइड्स। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज 1937 से ओपनिंग के बाद वो मोस्ट पॉपुलर सुसाइड स्पॉट रहा है। 2026 तक ऑफिशियली 2000 प्लस जंप्स कंफर्म हुए। एक्चुअल नंबर ज्यादा होगा क्योंकि कुछ बॉडीज रिकवर नहीं हुई। ब्रिज की हाइट 245 फीट है। अगर वहां से कोई कूदता है तो उसे नीचे पहुंचने में 4 सेकंड का वक्त लगता है। इम्पैक्ट स्पीड 75 mph होती है, ऑलमोस्ट ऑलवेज फैटल। उसमें से सर्वाइवर बस 40 लोग ही हैं। उन्होंने बताया कि जंप करते ही इंस्टेंट रिग्रेट होता है। फेमस सर्वाइवर केविन हिंस 2000 में जंप किया। उन्होंने कहा जैसे ही उन्होंने रेलिंग छोड़ा उसने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। वो सर्वाइव कर गया क्योंकि बॉडी पोजीशन में स्पाइन डैमेज हुआ, लेकिन अलाइव था। बाद में मेंटल हेल्थ एडवोकेट बन गया। ब्रिज पे साइंस है हेल्पलाइन नंबर के, लेकिन इन डेकेड्स तक उसमें कोई बैरियर नहीं था। फाइनली 2024 में कंप्लीट हुआ। ब्रिज के साइट्स पे अब जम्प्स ड्रास्टिकली कम हो गए हैं। ये केस मेंटल हेल्थ क्राइसिस और प्रिवेंशन की इम्पोर्टेंस दिखाता है।
स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट वॉलंटियर्स के बीच कुछ कॉलेज स्टूडेंट से करवाई जाती है। कोई क्रिमिनल नहीं, कोई सैडिस्ट बैकग्राउंड नहीं, बस रोल दिए गए। कुछ गार्ड्स बने, कुछ प्रिजनर्स बने। 6 दिन के अंदर प्रिजनर्स को नेकेड किया गया, उन्हें सोने नहीं दिया गया, उनके साथ सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन किया गया। लोग ये सब देखकर अगर प्रिजनर्स रोने लगे और उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता तो गार्ड एंजॉय करते, उन पर खूब हंसते। किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने गन नहीं दिखाई, सिर्फ एक चीज थी, अथॉरिटी। सब बोल रहे थे हम बस अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पर सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है, इंसान को मॉन्स्टर बनने के लिए पागल होना जरूरी नहीं, बस एक परमिशन ही काफी होती है। यूनिट 731 1930 to 1945 इंपेरियल जापान। ये केस दरअसल टीयर 5 में होना चाहिए था, पर ये टीयर 4 में इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम की वजह से यहाँ है। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, प्लेग इंजेक्ट किया गया, लोगों को जिंदा फ्रीज किया गया, प्रेग्नेंट वुमन को रेप करके उन्हें डाइसेक्ट किया गया, वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए हुए। सब हो रहा था मेडिकल रिसर्च के नाम पर। वॉर के बाद क्या हुआ? वॉर के बाद सबको जिंदा फ्री कर दिया गया, पनिशमेंट नहीं, क्योंकि उनका डाटा यूजफुल था। यह इंसैनिटी नहीं है, यहाँ रिवॉर्डेड क्रूएलिटी है। कैनेडियन रेसिडेंटल स्कूल 1800 to 1990। यहाँ पर इंडिजीनियस बच्चों को जबरदस्ती उसके पेरेंट्स से अलग किया गया, उन्हें एजुकेशन के नाम पर उनसे अलग किया गया। पर रियलिटी ये थी कि उसके लैंग्वेज बोलने पर उन्हें मार दिया जाता था, उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था बाय द स्टाफ, उन्हें भूखा रखा जाता था और मेडिकल नेग्लेक्ट हुए काफी ज्यादा। इसमें हजारों बच्चों को मार दिया गया, बॉडीज को अनमार्क्ड ग्रेव्स में डाल दी गई। पेरेंट्स को कभी नहीं बताया गया कि उनके बच्चों का आखिर हुआ क्या। ये क्राइम इसलिए स्कैरी है क्योंकि सबको पता था और फिर भी सोसाइटी ने इसे नॉर्मल करार दे दिया। सोसाइटी ने कहा ये नॉर्मल है। बेल्जियन कोंगो एट्रोसिटीज 1885 to 1908। कोंगो फ्री स्टेट। लेट 1800 में बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड II ने अफ्रीका के दिल में एक मैसिव एरिया, आज का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया था। इसे कोंगो फ्री स्टेट बोला गया 1885 to 1908। लेकिन ये कोई फ्री स्टेट नहीं था, ये लियोपोल्ड का प्राइवेट बिजनेस एम्पायर था, जहाँ वो रबर एक्सट्रैक्ट करता था और उसे यूरोप में जाकर बेचता था, जिससे वो काफी ज्यादा अमीर हो गया। आखिर वहाँ हुआ क्या था? 1880s में रबर की डिमांड स्काई हाई हो गई थी। कार, टायर्स एक्सेट्रा के लिए लियोपोल्ड ने फोर्स पब्लिक नेम की प्राइवेट आर्मी बनाई, मोस्टली लोकल सोल्जर जो बेल्जियन ऑफिसर के अंडर थे। कोंगोलेस लोगों को फोर्स लेबर में लगाया गया। हर विलेज को फिक्स्ड रबर कोटा प्रोवाइड करने के लिए मिला। अगर कोटा पूरा नहीं किया जाता था तो उन्हें ब्रूटल पनिशमेंट मिलती थी, जैसे उनके हाथ काट दिए जाते थे, मोस्टली राइट हैंड, मैन, वुमन, यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता था। और प्रूफ के लिए सोल्जर्स को उनके हाथ कलेक्ट करके ले जाना होता था। अगर वो कोटा पूरा नहीं करते थे तो पूरे गांव को जला दिया जाता था और औरतों और बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था। बाद में उनका रेप और विशिपिंग की जाती थी। एस्टिमेट 8 to 10 मिलियन लोग वहाँ पर मर गए 23 सालों में। टीयर 5। ये टीयर पूरा एविल क्राइम से भरा हुआ है, तो इसे ध्यान से सुने। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस सीरीज का और भी पार्ट लेकर के आएंगे जो ऐसे इन टॉपिक्स और क्राइम से भरी हुई होंगी। सब्सक्राइब नाउ। टॉय बॉक्स किलर 1990 से 20s न्यू मैक्सिको। डेविड पार्कर रे AKA टॉय बॉक्स किलर एक मैकेनिक था और एलिफेंट बूटे न्यू मैक्सिको में उसने अपने घर के पास $1 लाख में एक साउंड प्रूफ ट्रेलर बनाया था, जिसे वो कहता था द टॉय बॉक्स। अंदर टॉर्चर डिवाइसेस का फुल कलेक्शन था, वाइप्स, चेन्स, पुलाइज, सर्जिकल टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स और टॉयज। अंदर काफी ज्यादा मिरर थे क्योंकि वो चाहता था कि विक्टिम के साथ जो हो वो उसे देख पाए। रे मोस्टली वुमेन्स को किडनैप करता था, मोस्टली सेक्स वर्कर या रनअवे वुमन। उनको ड्रग्स देता था, उन्हें बांधता था और फिर उनके सामने 15 से 30 मिनट का ऑडियो टेप प्ले करता था, जिसमें वो काम वॉइस में डिटेल्स बताता था कि उनके साथ अब क्या क्या होने वाला है, जैसे बीटिंग्स, फोर्स एक्ट और कितने दिन तक ये चलेगा, सारा कुछ बताता था उस टेप में। विक्टिम को वीक्स तक टॉर्चर किया जाता था, फिर मोस्टली रिलीज कर देता था और उन्हें जान से मारने की धमकी देता था और उन्हें छोड़ देता था। इसलिए बहुत टाइम तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन कुछ विक्टिम्स को उसने मार भी दिया था, लेकिन कभी पुलिस को बॉडी नहीं मिली। पुलिस को लगता था कि 40 to 60 विक्टिम हो सकती है। 1999 में एक विक्टिम क्लेथिया विजिल एस्केप कर गई और पुलिस को बताया रे
वेई को अरेस्ट किया गया, लेकिन मर्डर चार्जेस प्रूव नहीं हुए क्योंकि बॉडीज ही नहीं मिली, सिर्फ किडनैपिंग और रेप कन्विक्ट हुआ। ट्रायल के दौरान 2002 में हार्ट अटैक से वो वहीं मर गया। उसकी टेप और डायरी ने केस को काफी ज्यादा इनफेमस कर दिया। जुनको फुरुटा मर्डर केस। अगर हम एविल केसेस के बारे में बात करें और ये केस ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1988 टू 1989 में जापान में ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग केस है। एक 17 साल की हाई स्कूल लड़की जुनको फुरुटा को नवंबर 1988 में टोक्यो सबर्ब में बाइसाइकिल पे जाते हुए 4 टीनेज बॉयज याकुजा ने किडनैप कर लिया। उन्होंने उसको 44 डेज तक घर में हिरोशी मियानो के पेरेंट्स के घर में उसे कैद रखा। टॉर्चर अनइमेजिनेबल था। 50+ टाइम रेप, 100 से भी ज्यादा डिफरेंट आदमियों ने उसका रेप किया मल्टीपल टाइम्स इंक्लूडिंग याकुजा मेंबर्स। उसे आयरन बार से मारा जाता था। उस पे सिगरेट के बर्न्स थे। उसके बॉडी पार्ट्स में फायर वर्क इंसर्ट किए गए थे। उसे फोर्स किया जाता था कॉकरोच खाने के लिए, यूरिन पीने के लिए, और बहुत कुछ ज्यादा हॉरिफिक एक्ट्स उसके साथ हुए। जुनको के पेरेंट्स को फोन करके बताया गया कि वो जानबूझ करके अपने घर से भाग गई। जो लोग उसे किडनैप किए थे वो एक याकुजा क्लब के मेंबर थे और वहाँ के अगल बगल के लोग उनसे काफी ज्यादा डरते थे। जब जुनको कोमा में चली गई, उन लोगों ने उसको कंक्रीट ड्रम में डालकर डिस्पोज कर दिया। 1989 में बॉडी मिली। कल्प्रिट्स को जुवेनाइल कोर्ट में लाइट सेंटेंस मिले, लाइक 7 to 20 ईयर, क्योंकि जापान में अंडर एज ऑफेंडर्स को लीनियंट ट्रीटमेंट मिलता है। पब्लिक आउटरीच बहुत ज्यादा था। ये केस जापान में जुवेनाइल लॉ चेंज करवाने में हेल्प किया। सही सगावा कैनिबलिज्म 1981। कैनिबलिज्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस केस में आखिर है क्या। ईसाई सगावा एक जापान स्टूडेंट था। पेरिस में 1981 में उसने अपनी क्लासमेट रैनी, जो एक डच थी, को डिनर पे इनवाइट किया। उसने उसे शॉर्ट गन से मार दिया। फिर 2 दिन तक उसने उसके डिफरेंट पार्ट्स को खाया, कुछ रॉ और कुछ कुक्ड। उसने फोटोज भी लिए और डायरी में डिटेल्स भी डाला। उसे पुलिस अरेस्ट करती है। फ्रांस में ट्रायल चलता है, इंसेन डिक्लेयर किया जाता है और उसे असाइलम भेजा जाता है। 1984 में उसे जापान में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जापानीज अथॉरिटीज ने उसे फ्री डिक्लेयर किया क्योंकि फ्रांस पेपर नहीं भेजा गया प्रॉपरली। वो फ्री वॉक करने लगा, बुक्स लिखे, टीवी इंटरव्यूज दिए, इवन कैनिबल थीम्ड रेस्टोरेंट भी रिव्यू किए और जापान में मिनी सेलिब्रिटी बन गया। कभी पनिशमेंट नहीं हुई। 2020 तक वो अलाइव था। उसके बाद उसके हेल्थ इश्यूज चलने लगे और वो व्हील चेयर पर आ गया। केस इंटरनेशनल लॉ गैप्स और सेलिब्रिटी कल्चर की डार्क साइड दिखाता है। अब डिमंस नर्क पे नहीं रहते, वो यहाँ हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं। इन वर्स्ट केस शायद वो हम ही हैं।